लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो 7th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग रीजनल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रीजनल कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ विलेज। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग रीजनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। रीजनल डेवलपमेंट मतलब सिंपल, किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रीजनल डेवलपमेंट के टॉपिक में सबसे पहले डबड़ा दिया छोटा सा। ठीक है, ये डबड़ा देखो 7.2 इसमें एबीसी रीजन्स दिए हैं, 3 रीजन्स दिए आपको। ठीक है, एबीसी, हर रीजन का पर कैपिटा इनकम बताया है। पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या होता है कि पर पर्सन इनकम कितना है, ठीक है, मंथली या फिर एनुअली जो भी है। उसके बाद पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में पॉवर्टी लाइन नाम की चीज होती है। ठीक है, अगर पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम लेवल होता है जिसके नीचे अगर कोई पर्सन आ गया तो फिर वो गरीब कहलाता है। ठीक है, और पॉवर्टी लाइन में जो भी ऊपर रहेंगे वो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अपर क्लास वगैरह कहलाते हैं। सो पॉवर्टी लाइन के नीचे होना गरीबी का इंडिकेशन है, और पॉवर्टी लाइन के ऊपर होना नॉर्मली रिच पीपल का इंडिकेशन है। ठीक है, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का नंबर कम होता है तो वो अच्छा है अपने देश के लिए। ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में बताया। उसके बाद नेट इरिगेशन एरिया टू टोटल सोन एरिया, इसके बारे में बताया है। नेट इरिगेशन एरिया मतलब कितना एरिया अंडर इरिगेशन है, मतलब वहां पे पानी का सप्लाई अच्छे से हो रहा है फॉर द एग्रीकल्चर। और सोन एरिया मतलब क्या होता है कि वहां पे कितना ज्यादा सीड्स का सोइंग हुआ है या फिर बीज बोए गए हैं। ठीक है, तो सोन एरिया से कंपैरिजन में जो इरिगेशन एरिया है वो बराबर है कि नहीं, उसके बारे में भी बताया। कितना परसेंटेज में नेट सोन एरिया टू नेट इरिगेशन एरिया है वो भी बताया। और लास्ट में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर, मतलब पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। ठीक है, पर हेड, बेसिक मीनिंग उसका ये होता है पर कैपिटा मतलब पर हेड। तो पर हेड या फिर पर पर्सन कितना कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे दिए हैं। पर कैपिटा इनकम, उसके बाद पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग, उसके बाद अर्बनाइजेशन का रेट, उसके बाद इरिगेशन का रेट और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रेट बताया है। ठीक है, या फिर उनके नंबर्स बताया है एबीसी रीजन्स में। सबसे पहले अगर आप देखोगे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, फर्स्ट वाले का, ए वाले का। ठीक है, ए रीजन। उसके बाद बी नंबर का थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये ए नंबर का 15,466 है पर पर्सन, बी रीजन में 10,432 है और सी रीजन में 5,000 है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है कि पर कैपिटा इनकम ए में ज्यादा है। उसके बाद पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे कम किधर है, ए रीजन में ही है 14। उसके बाद सबसे ज्यादा किधर है, सी में है। ठीक है, देन अर्बनाइजेशन का रेट सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा परसेंटेज आपको, ए में, ए रीजन में। उसके बाद सबसे कम कहां पे है, सी रीजन। नेट इरिगेशन एरिया टू सोन एरिया जो भी दिखाया है वो सबसे ज्यादा आपको यहीं पे दिखाई देगा, ए एरिया में। और पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा ए एरिया में ही है। इसको देख के क्या पता चल रहा है, सिंपल, इसके बारे में ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दिया है इस डबड़े के बारे में। इसको देख के इतना ही पता चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा डेवलप रीजन है वो ए वाला रीजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, वहां पे अर्बनाइजेशन का रेट भी अच्छा है, वहां पे पॉवर्टी सबसे कम है। उसके बाद वहां पे नॉर्मली जो नेट इरिगेशन एरिया है और नेट जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा होती है, सिंपल। ठीक है, सो और नेट स्टोर एरिया ज्यादा है, नेट इरिगेशन एरिया ज्यादा, मतलब वहां पे अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया डेटा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच रीजन डू यू थिंक देयर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल। सो ज्यादा रिसोर्सेज कहां पे अवेलेबल होंगे, ए में। सेकंड, इन विच रीजन डू यू थिंक पीपल आर रिचर, ए रीजन, सिंपल। ओके, सबसे ज्यादा अमीर कहां के हैं, ए रीजन के, क्योंकि वहां पे पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी रीजन के कंपैरिजन। In which region do you think people may be more happier and why? Simple. First, A वाला region, they will be more happier because वहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छा है, पॉवर्टी रेट कम है, कंजप्शन का इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सप्लाई है, अर्बनाइजेशन अच्छा है, मतलब फैसिलिटी बहुत सारी होंगी वगैरह। ठीक है, then do you think the given indicators of factors are enough to decide the standard of living of the people in the region? इसका आंसर नो है, बिकॉज सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं होते डेवलपमेंट के या फिर किसी भी रीजन के हैप्पी होने के या फिर डेवलपमेंट के। ठीक है, सो स्टैंडर्ड, किसी भी रीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीने का तरीका है, जीने का जो स्टैंडर्ड है, उसको तय करने का सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं होता, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी वगैरह वगैरह, बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा है पर्सनल रिस्पांस।
इन विच रीजन वुड यू लाइक टू स्टे एंड व्हाई, ठीक है। तो उसका आंसर आपको खुद देना है। आप नॉर्मली यही दोगे, ए रीजन में हमको रहना पसंद है बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, इसलिए सिंपल, ठीक है। कोई भी जानबूझ के सी रीजन में रहने की कोशिश नहीं करेगा या फिर इच्छा ही नहीं जताएगा, ठीक है। उसका रीजन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे इनकम नहीं है, वहाँ पे बाकी रिसोर्सेज नहीं है, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये फोर्थ क्वेश्चन देखा था कि ये जो फैक्टर्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट है वो बताया नहीं जा सकता या फिर वो डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है, बाकी के फैक्टर्स भी लिए जाते हैं। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले ऑल रीजन्स आर डिफर इन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड साइज, ऐसा छोटा सा सेंटेंस दिया है। मतलब इस दुनिया में जितने भी रीजन्स है, भले वो लोकल लेवल का रीजन हो, स्टेट लेवल का हो और या फिर कंट्री लेवल का हो, हर एक रीजन एक दूसरे से डिफर करता है साइज में, पॉपुलेशन में और थर्ड चीज अपने रिसोर्सेज में, ठीक है। जैसे कहाँ पे कहीं पर डेजर्ट एरिया में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे और फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। और अच्छी जगह पे पॉपुलेशन का साइज ज्यादा रहेगा और थोड़ी सी खतरनाक जगह पे, एक्सट्रीम क्लाइमेट वाली जगह पे पॉपुलेशन साइज कम रहेगा। सो हर रीजन का अलग अलग पॉपुलेशन होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। सो एवरी रीजन डिफर्स इन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड साइज, ओके। देन नेक्स्ट, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर सेपरेट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी रीजन का जो ये है अपना डेवलपमेंट वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। सबसे पहला लिटरेसी रेट के बारे में बताया है। देन एनरोलमेंट रेशियो, लिटरेसी रेट मतलब सिंपल पढ़ने लिखने का जो मतलब पढ़ जिनको पढ़ना लिखना आता है इन ऐसे लोगों का रेट, ठीक है। जैसे इंडिया में एक डेफिनेशन लिटरेसी का कि अपना कोई भी 7 ईयर से अबव पर्सन रहेगा, उसको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पढ़ने लिखने आता हो और बेसिक मैथ्स आता हो तो उसको बोला जाएगा लिटरेट, सिंपल, उसको लिटरेट पर्सन या फिर सुशिक्षित पर्सन माना जाएगा, ठीक। देन एनरोलमेंट रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। एनरोलमेंट रेशियो मतलब स्कूल्स में अटेंडेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सेक्स रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने देखा था सेक्स रेशियो के बारे में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, ठीक है। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स मतलब सपोज करो 920 फीमेल्स है और 1000 मेल्स है एरिया में, तो फिर सेक्स रेशियो कम है क्योंकि ये इम्बैलेंस है। जितने मेल्स होने चाहिए, जितने मेल्स होंगे उतने ही फीमेल्स होने चाहिए, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। फीमेल्स ज्यादा भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल्स कम रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो मैरिज का प्रॉब्लम हो जाता है, बैलेंस नहीं हो पाता मेल और फीमेल का रेशियो, ठीक है। तो सेक्स रेशियो कम होना बहुत ही बुरा इंडिकेटर है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। सेक्स रेशियो ज्यादा होना अच्छा इंडिकेटर है, सेक्स रेशियो इक्वल होना भी अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद लास्ट में क्राइम रेट, किसी भी रीजन में क्राइम रेट अगर कम रहा तो उस रीजन का डेवलपमेंट बहुत आगे जा सकता है, उसमें चार चांद लग सकते हैं। लेकिन क्राइम रेट अगर ज्यादा रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे अपने बगल वाले जो देश है छोटे मोटे, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या फिर बहुत सारे यूरोपियन देश, इंडिया में भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा क्राइम होता है। तो इंडिया में हर जगह क्राइम नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड स्टेट है, कुछ सिलेक्टेड रीजन है जहाँ पे क्राइम रेट है ऐसा, ठीक है। सो क्राइम रेट अगर ज्यादा होगा तो डेवलपमेंट कम होगा, क्राइम रेट अगर कम होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ऐसे सिंपल है। लास्ट में बताया है डेवलपमेंट ऑफ रीजन इज द फंक्शन ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, मतलब किसी भी रीजन का अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां के रिसोर्सेज का अच्छे से फंक्शन होना जरूरी है। मतलब सपोज करो छोटा नागपुर प्लेटू है अपने इंडिया में, वहां पे अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां के रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज करने आने चाहिए और वहां की पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज करने आना चाहिए। पॉपुलेशन स्किलफुल होनी चाहिए कि वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सके और उस रीजन का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। आई होप आपको इतना ये पॉइंट क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपना जो नेक्स्ट लबड़ा है, एक छोटा सा लबड़ा दिया है। आपको दुनिया भर के जो छोटे छोटे रीजन्स उनके बारे में बताया है, जैसे कि नाइल रिवर बेसिन, ठीक है। उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं आपको और इफेक्ट्स ऑन द रीजन, मतलब उस फैक्टर्स की वजह से उस रीजन में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। बीच बीच में गैप फिल करना है, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताना है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर दिया है उसका नाम बताना है एरिया का, यहाँ पे जो रीजन भी दिया है और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी दिए हैं, आपको इफेक्ट ऑन द रीजन बताना है, मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है वो बताना है। यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया नाम दिया है, रीजन दिया है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको बताना है, बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का नाम उन्होंने दे दिया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन का नाम क्या है,
नाइल रिवर बेसिन, ठीक है। नाइल रिवर बेसिन, नाइल वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, जो अफ्रीका में फ्लो करती है, ठीक है, इजिप्ट से वगैरह होकर गुजरती है। तो नाइल रिवर बेसिन पे सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या रहेंगे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो फैक्टर्स, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पे दिए हैं उनसे रिलेटेड ही ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होंगे, सिंपल है। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, और ये रिवर एरिया है तो फर्टाइल सॉइल होगा ही, सिंपल। जो भी रिवर अपने साथ सैंड सॉइल वगैरह बाकी लेके आएगी वो अपने किनारे पे डिपॉजिट करेगी, और उस किनारे पे या फिर उस सॉइल में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक। फर्स्ट थिंग फर्टाइल सॉइल। सेकंड, स्लोप वाला एरिया हो सकता है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, या फिर प्लेन एरिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए वहां पे वाटर सप्लाई, और इरिगेशन के लिए भी वाटर सप्लाई हो सकता है, क्योंकि वहां पे ये सबसे बड़ी रिवर है, रिवर है तो वाटर सप्लाई होगा ही, सिंपल सी बात है। प्लेन एरिया होगा ही, फर्टाइल सॉइल होगी, तो ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ये सारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो क्रिएट हो सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया दिया है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया मतलब क्या होता है? कॉनिफेरस मतलब आप लोगों ने देखा होगा वो क्रिसमस ट्री जैसे ट्रीज होते हैं, ऐसे कोन के जैसे जो ट्रीज होते हैं उनको कॉनिफेरस ट्री बोला जाता है, सिंपल, ठीक है। तो कॉनिफेरस एरिया कहाँ पे पाया जाता है? तैगा रीजन वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप पे या फिर ग्लोब पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तैगा रीजन, तैगा रीजन में से कॉनिफेरस फॉरेस्ट भर भर के भरे हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं? तैगा रीजन में कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और इस एरिया में कौन सा एक्टिविटीज या फिर कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकती है? तो सबसे पहला कॉनिफेरस ट्रीज है, तो कॉनिफेरस ट्रीज का जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए लंबरिंग एक्टिविटी में उसका यूज होता है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है। लंबरिंग मतलब क्या होता है? वुड कटिंग, वुड कटिंग, ठीक है। एक लंबरिंग एक्टिविटी, उसके बाद वहां पे ट्रेड हो सकता है, छोटा मोटा लंबरिंग एक्टिविटी का, फिर इसका, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया में ये सारे काम हो सकते हैं, या फिर मेडिसिन वगैरह इंडस्ट्री बन सकता है वहां पे, मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक, इस तरीके से, ओके। थर्ड है जापान एरिया, रीजन का नाम जापान दिया है, ठीक है। जापान में नॉर्मली जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो आइलैंड लोकेशन है, क्योंकि जापान एक आइलैंड कंट्री है। उसके बाद दो मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही कम है, एंड नैरो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, बहुत ही छोटू सा देश है, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आइलैंड लोकेशन है, मतलब वहां पे फिशिंग हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट, फिशिंग हो सकता है। सेकंड, वहां पे क्या हो सकता है? मिनरल रिसोर्सेज तो कम है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी कम है, लेकिन अगर वो आइलैंड कंट्री है तो वहां पे ट्रेड हो सकता है दूसरे देशों के साथ अलग अलग चीजों का, ठीक है। तो फिशिंग ट्रेड हो सकता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि नॉर्मली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर का यूज करके हम लोग, वाटर मतलब वाटर सप्लाई जो है, जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की जो भी वेव्स है उनका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टरबाइन वगैरह घुमा के, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट इंडोनेशिया दिया है, इंडोनेशिया मलेशिया, ठीक है, जो है एशियन कंट्री है, जो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो इस कंट्री का स्पेशलिटी यहाँ पे इफेक्ट्स क्या है रीजन पे, कि एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट हो सकता है, ट्रेड टूरिज्म वगैरह हो सकता है। तो एग्रीकल्चर होने के लिए यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होनी जरूरी है। फर्टाइल सॉइल कहाँ से आएगी? वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोस फूटते हैं इंडोनेशिया में और मलेशिया में, ठीक, स्पेशली इंडोनेशिया में। तो वोल्केनिक सॉइल आएगी तो वोल्केनिक सॉइल में अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होगा? वहां पे ट्रेड हो सकता है, ठीक है, सॉइल हो गया, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर, प्लेन एरिया हो सकता है वहां पे, जिससे वहां पे डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो सके, ट्रेड हो सके। उसके बाद टूरिज्म, कोस्ट लाइन हो सकती है, कोस्ट लाइन्स, ब्यूटीफुल सीनरीज है, आइलैंड्स है, जहाँ पे टूरिज्म का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। तो हम लोगों ने देखा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से जो रीजन पे इफेक्ट है वो बहुत तगड़ा पड़ता है, और वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इस डबड़े में दी हुई, ओके। आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रीजनल डेवलपमेंट, ऐसा एक छोटा सा टॉपिक है,
तो सबसे पहला फिजिकल फैक्टर्स देखते हैं जो किसी भी रीजन के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर क्या है, क्लाइमेट वगैरह। सेकंड क्या आ सकता है, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी। थर्ड क्या आ सकता है, टोपोग्राफी। फिजियोग्राफी और टोपोग्राफी एक ही होता है नॉर्मली। उसके बाद रिलीफ आ सकता है, अल्टीट्यूड आ सकता है, ठीक है। सो क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, रिलीफ, अल्टीट्यूड वगैरह, ठीक है। तो कोई भी एरिया का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। फिजियोग्राफी मतलब जो भी फीचर्स है जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह वो अच्छे होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, मॉडरेट होने चाहिए। रिलीफ भी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, जैसे माउंटेन टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल होना चाहिए रिलीफ, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके उस रीजन का। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो समुद्र की सतह से या फिर समुद्र के जो समुद्र का जो भी प्लेन एरिया है वहां से बहुत ज्यादा अल्टीट्यूड पे ना हो तो बेटर है, बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फिजिकल फैक्टर्स सारे इंपॉर्टेंट है जो किसी भी रीजन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया टॉपिक, ओके। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये नॉर्मली फिजिकल फैक्टर्स में कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि एक मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल है, मेडिटेरेनियन एरिया, और दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज अंटार्कटिका, ठीक है। मेडिटेरेनियन एरिया देखेंगे हम लोग, तो नॉर्मली मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू वाला जो भी कंट्रीज वाला इलाका है, ठीक है, मतलब बीच में मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर यूरोप के कंट्रीज और नीचे अफ्रीका के कंट्रीज, ठीक है। सो स्पेशली यूरोप के कंट्रीज में ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मतलब ये सारे फिजिकल फीचर्स बहुत सारे अच्छे खासे डेवलप है, ठीक है। जैसे सपोज करो वहां पे मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू में जो भी कंट्रीज है वहां पे क्लाइमेट अच्छा है, फिजियोग्राफी अच्छा है, रिलीफ अच्छा है, एल्टीट्यूड अच्छा है, बाकी के बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स अच्छे हैं, इसलिए वहां का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ है, वहां पे रिसोर्सेज भी अच्छे खासे, ठीक है। उसके ऑपोजिट अगर दूसरा एरिया लेंगे तो हम लोग जिसका नाम है अंटार्कटिका, लोगों ने सुना ही होगा। अंटार्कटिका में जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, 98% ऑफ द एरिया हमेशा बर्फ से ढका रहता है, माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ही खतरनाक क्लाइमेट है, इसलिए वहां पे फिजियोग्राफी या फिजिकल फैक्टर्स अच्छे नहीं है, इसीलिए वहां पे नॉर्मली ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, ठीक है। सो ये हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, और रीजनल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। पॉपुलेशन और रीजनल डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। पॉपुलेशन अगर अच्छी रहेगी क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज, तो रीजनल डेवलपमेंट गारंटेड होगा, ठीक है। जैसे कि ऑल पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट अब मेजर्ड ऑन द बेसिस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और रीजनल डेवलपमेंट का डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का बहुत गहरा रिश्ता, ठीक है। सारे सारे जो पैरामीटर्स लेते हैं डेवलपमेंट के, जैसे सोशल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, नेशनल डेवलपमेंट होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, हर लेवल का जो पैरामीटर है डेवलपमेंट के रिलेटेड वो सारा डिपेंड होता है पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन को कंसीडर करके ही, पॉपुलेशन को माइंड में रख के ही ये सारे पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली पॉपुलेशन ही डेवलपमेंट को डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सकती है, फिर डेवलपमेंट ला सकती है। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्वालिटी वाइज मतलब वो लिटरेट होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ा उड़ा के चले और हम डेवलपमेंट करेंगे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सो क्वांटिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए, एकदम कम पॉपुलेशन अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं होती। सो मॉडरेट क्वांटिटी अगर पॉपुलेशन की है तो दैट इज वेरी गुड। देन आगे कुछ फैक्टर्स जिसके बारे में बताया है। सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। जो भी टोटल पॉपुलेशन है अपॉन टोटल एरिया, किसी भी एरिया में कितना पॉपुलेशन रहता है उनको अगर 1000 से इंटू कर दो तो फिर जो भी आएगा दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट, एज, सेक्स मतलब जेंडर, फर्टिलिटी मतलब किसी भी मदर को या फिर किसी भी लेडी को कितने बच्चे हो सकते हैं उसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने का रेट, टपकने का रेट,
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखिए, कितने लोग डिपेंडेंट है, कुछ कितने लोग इंडिपेंडेंट है, कितने लोग खुद काम करते हैं, कितने लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह। ऑक्यूपेशन के कौन से लोग कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी, हम लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो वो भी है, वो भी देखा जाता है। एंड लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लिटरेसी रेट आपको पता ही है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन कितने साल जी सकता है, उसका क्या अंदाजा है। मतलब कोई 60 पे टपकता है, किसी देश के लोग नॉर्मली एवरेज 60 पे टपक जाते हैं, किसी देश के लोग 70 पे टपक जाते हैं। सो किसी भी देश के लोग कितने साल तक जीते हैं, कितने साल तक उनका लाइफ एक्सपेक्टेड है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सो ये सारे पॉपुलेशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स है दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये सारे कैटेगरी के लोग मतलब नॉर्मली ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एरिया में, तो फिर वहाँ पे रिसोर्सेस ज्यादा है ऐसा समझा जाता है। और इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अगर कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहाँ पे रिसोर्सेस की कमी है ऐसा समझा जाता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, आपको याद आ रहा होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हम लोगों ने देखा था, उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। उसके जो लेटर स्टेजेस है मतलब लास्ट क्लास के फोर्थ फिफ्थ स्टेजेस जो है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में क्या था, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। फिर धीरे धीरे बर्थ रेट डिक्लाइन होता है, डेथ रेट डिक्लाइन होता है वगैरह। और लेटेस्ट स्टेज में मतलब सबसे लास्ट वाले स्टेजेस में बर्थ रेट, बी आर मतलब बर्थ रेट और डी आर मतलब डेथ रेट, दोनों ही बहुत ज्यादा लो हो जाता है। और इसका इंडिकेशन है कि उस कंट्री में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज जिस कंट्री के लोग एजुकेटेड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, थोड़े से अमीर बनने लगते हैं, पैसा वगैरह दिखना लगता है, थोड़ा सा उनका सोचने का तरीका बदल जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाता है, तो वो घर घर की जो क्या बोलते हैं बागडोर है, मतलब जो फैमिली बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगता है किसी देश का, लोगों का डेवलपमेंट होने लगता है, वैसे वैसे वो फैमिली पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा फैमिली बढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। मतलब 10-12 बच्चे करने पे ध्यान नहीं देते, एक दो में आराम से रहते, ठीक है। कम से मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का होता है वैसे वैसे वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट करते हैं, जॉइंट फैमिली की तरफ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पिरामिड्स। पॉपुलेशन पिरामिड्स में क्या क्या एक्सप्लेन किया जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ऐसे भी पिरामिड्स होते हैं। उसके बाद वो डबल वाले सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, अब देख लेना। उसमें पॉपुलेशन पिरामिड्स में एम्प्लॉयमेंट का रेशियो पता चल जाता है, पॉपुलेशन कंजप्शन पैटर्न पता चल जाता है कि कौन सी चीजें ज्यादा कंज्यूम की जा रही है, कौन सी चीजें ज्यादा खरीदी जा रही है, वगैरह वगैरह। उसके बाद सोशल नीड्स के बारे में पता चलता है। सोशल नीड्स मतलब क्या कि उनको फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी जो चीजें चाहिए, बेसिक फैसिलिटी, वो क्या क्या है, वो पॉपुलेशन पिरामिड से हमको उसके डेटा से हमको पता चलता है। देन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैटेगरी के लोग किस तरह से सोचते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बारे में भी पता चलता है, ओके। सो ये सारा पॉपुलेशन के फैक्टर में बताया है। नेक्स्ट लास्ट में ये बताया कि हायर द पॉपुलेशन लोअर द पीसीआई। पीसीआई मतलब हम लोगों ने पहले ही देखा है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर पर्सन इनकम। इट इज इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कितना ज्यादा हुआ है अगर ये हमको पता करना है तो फिर पर कैपिटा इनकम एक अच्छा खासा इंडिकेटर है। अगर पॉपुलेशन कम है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो फिर उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, उस रीजन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा लफड़ा है, वो भी देख लेते हैं। डब्ल्यू में क्या बताया है नॉर्मली, एक रीजन के नाम दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह, ठीक है। सेकंड परसेंटेज ऑफ मालनरिश चिल्ड्रन अबाउट टू एंटर स्कूल, उसके बारे में परसेंटेज है। मालनरिश चिल्ड्रन मतलब जो जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता, इसलिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ जाता है बेचारों का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन कितना है, टोटल बजट का जो परसेंटेज है वो बताया, ठीक है। सो फर्स्ट ए रीजन में देखेंगे, ए रीजन में जो दिखाया है नॉर्मली परसेंटेज ऑफ मालनरिश चिल्ड्रन वो 29% है, मतलब अच्छा खासा है। बी में 19%, 19.2%, सी में 3.4%, और उसके बाद डी में 12.8%, 31.7%, एफ में 27%, जी में 3.1% और एच में 5.9%, ठीक है। तो इन सब में सबसे कम किधर दिख रहा है आपको, जी में, ठीक है।
3.1%। और सबसे ज्यादा जो मालनरिश चिल्ड्रन वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ई में 31.7%। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, मतलब एजुकेशन पे कितना परसेंट, जो बजट का कितना परसेंट पैसा गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे यूज किया है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको, पहले लाइन से आते हैं हम लोग। ए में 4.70%, बी में 4.17%, सी में 7.10%, 5.40, 4.09, उसके बाद 4.45, 3.82, 5.95। सबसे ज्यादा आपको 7.10 मिलेगा। ठीक, 7.10% कहाँ पे, सी में। तो नॉर्मली इस डेटा को देखने के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है वो सी रीजन में हुआ है, और मालनरिशमेंट भी ऑलमोस्ट कम है। ठीक है, सबसे मिनिमम 3.1 है, उसके बाद 3.4 है, मतलब अच्छा खासा कम है। ठीक है, तो सी रीजन अच्छा खासा डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इधर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन इन द टेबल 7.4, यूज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, find the correlation between the two variables, what can you comment about the development in this region। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको करना क्या है कि इन दोनों का एजुकेशन और माल नरिशमेंट का जो रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, और बेसिकली ये सारे पैराग्राफ को पढ़ के कंक्लूजन देना है कि क्या क्या सिस्टम है, कैसा कौन सा रीजन ज्यादा माल नरिश है, कौन सा रीजन, कौन से रीजन में ज्यादा एजुकेशन पे पैसा स्पेंड होता है वगैरह। ठीक है, वो आराम से कर लेना। ठीक है, सिंपल है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो दिया है दैट इज लैंड यूज एंड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, लैंड यूज किसी भी एरिया में या फिर किसी भी रीजन में जो लैंड का यूज होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में बताए। सबसे पहले ये डबड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे तो एक साइड रीजन दिया है ए बी सी डी वगैरह, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक दिया है सारे रीजन्स। उसके बाद सबसे पहला जो लैंड का यूज है दैट इज एरेबल लैंड, मतलब बिन काम का लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा छापा है उन्होंने। ठीक है, लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स मतलब वहाँ पे हर साल एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद लैंड अंडर परमानेंट मिडोज एंड पेस्चर्स, पेस्चर्स मतलब सिंपल वहाँ पे चरने के लिए या फिर जो एनिमल्स है उनको चराने के लिए ले जाया जाता है। लैंड अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के अंडर कितना लैंड है, अदर लैंड मतलब जो बाकी का लैंड है, और जीडीपी इन द बिलियन डॉलर्स, उस लैंड के यूज की वजह से वहाँ पे कितना ज़्यादा जीडीपी जनरेट होता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, सो सबके बारे में आप पढ़ सकते हो। पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द टेबल शो। ठीक है, टेबल क्या शो करता है, सिंपल लैंड यूज एंड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब उन दोनों का क्या रिलेशन है, लैंड यूज की वजह से किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, लैंड यूज के पैटर्न को देख के हम लोग किस तरह से उस एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। देन सेकंड, विच रीजन हैज द हाईएस्ट लैंड यूज अंडर एग्रीकल्चर। अगर आप देखोगे लैंड अंडर पर परमानेंट क्रॉप्स, ये एग्रीकल्चर वाला ही है, क्रॉप्स मतलब एग्रीकल्चर सिंपल। तो कौन सा रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा है परसेंटेज, तो आप देख सकते हो 16 वाला, मतलब सी रीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, विच रीजन हैज द हाईएस्ट जीडीपी। जीडीपी मतलब जीडीपी इन बिलियन डॉलर्स यहाँ पे दिया है, सबसे हाईएस्ट कौन सा रीजन है, तो 1364 3456 1391 3061 11325, ये वाला रीजन 11325। ठीक है, मतलब जो आई रीजन है, रीजन आई, उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉलर्स में कमाया जाता है, सबसे ज़्यादा इनकम है। विच रीजन हैज़ द हाईएस्ट लैंड यूज अंडर द कैटेगरी अदर लैंड, व्हाट इज इट्स जीडीपी। कौन सा ऐसा रीजन है अदर लैंड कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा
लैंड यूज करता है अदर लैंड का, तो इस कैटेगरी में देखो 95, मतलब जी रीजन है, ठीक है। और उसका जीडीपी कितना है 1391.25, ठीक है। उसका जीडीपी कितना है, पहले तो वो रीजन जी है, ठीक है। नेक्स्ट उसका जीडीपी कितना है 1391.25 बिलियन डॉलर, ठीक है। सिंपल, आई होप आपको इतना क्लियर है। राइट योर कंक्लूजन इन फ्यू सेंटेंसेस, सिंपल, आप कंक्लूजन लिख सकते हो अपने आप से, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी में हर एक पॉइंट को लेने का, रीजन लेने का, उस हर एक पॉइंट को लेने का, जैसे क्रॉप्स वाला, अदर लैंड वाला, पेस्चर्स वाला लैंड, कितना परसेंटेज है वो देखने का, और शॉर्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे, लोएस्ट कहाँ पे, मीडियम कहाँ पे, वो बता सकते हो, सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज नॉर्मली एरियाज को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग रूरल एरिया वर्सेस अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द लैंड जो यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर खेती करने के लिए, और अर्बन एरियाज में रेसिडेंस के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब रहने के लिए, कमर्शियल चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब जैसे मॉल्स वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, या फिर मॉल्स नॉर्मली शॉप्स वगैरह बनाने के लिए, और इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए अर्बन एरिया में लैंड का यूज हो सकता है, ठीक है। सो लास्ट में ये बताया है कि एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेस, मतलब हमेशा हमको प्रेजेंट एरा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लैंड अवेलेबल है वो हमको अपने एंसेस्टर्स से गिफ्ट में नहीं मिली है, अपने फ्यूचर जनरेशन से उधार में मिली है, ऐसा एक कोट है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसका फायदा हो सके, फ्यूचर जनरेशन्स को उसका कोई नुकसान ना हो, ये ध्यान में रख के हम लोगों को एफिशिएंटली लैंड का यूज़ करना चाहिए, और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है वो करना चाहिए, उस रीजन का जो डेवलपमेंट है वो करना चाहिए, किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को या फिर फ्यूचर जनरेशन्स को हार्म ना हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यही लास्ट में बताया है। बाकी के जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लेक्चर में यहीं तक था, ठीक है। सो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।